Hey everyone, this is मुस्कान जैन and welcome back to your favorite channel Magnet Brains, जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर क्लास हर सब्जेक्ट के लिए क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, किसी भी क्लास किसी भी बोर्ड को पढ़ने के लिए आपको यहाँ कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता। कंप्लीटली फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस के साथ साथ कंप्लीट आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो ई बुक्स एंड ई नोट्स को अवेल करना तो उसके लिए भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से उन्हें अवेल कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई, आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक हमारा कुछ नहीं है, आज का टॉपिक है हमारा एक सवाल कि मैम जो प्रीवियस टॉपिक में, जो प्रीवियस क्लास में हमने बनाया था एटीपी और एनएडीपीएच, इसका करना क्या है? क्यों बनाया था? ये रखा है बन के, मैम क्या करें इसका? बताओ क्या करें इसका? तो हमने तो नहीं बनाया था, किसने बनाया था? प्लांट ने बनाया था। क्यों बनाया था यही तो नहीं पता मैम, बना तो दिया, अब उसका यूज क्या है यही आज पढ़ना है कि ये एटीपी और एनएडीपीएच जो आपने अभी देखा कल की क्लास में कि ये बने हैं, इनका यूज क्या है, ये कहाँ यूज होते हैं। सी, तो वी हैव टू स्टडी दैट वेयर आर द एटीपी एंड एनएडीपीएच यूज्ड। चैप्टर हमारा चल रहा है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ये चैप्टर आपका किसका फर्स्ट चैप्टर है? प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, देखते हैं भाई ये एटीपी एनएडीपीएच को कहाँ यूज करने वाले हैं। स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। फटाफट से कर दो सेशन को लाइक, शेयर कर दो सारे दोस्तों के साथ और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखेंगे ध्यान से एटीपी एनएडीपीएच को कहाँ यूज करना है। We learned that the products of light reaction are ATP, NADPH and O2. लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या क्या है? देखो, हमने देखा, हमने जाना, हमने पढ़ा। क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि लाइट रिएक्शन के क्या क्या प्रोडक्ट्स बनकर निकले थे। एटीपी बना, NADPH बना और ऑक्सीजन रिलीज हो गई। ऑफ दीज ऑक्सीजन डिफ्यूजेस आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब इनमें से ऑक्सीजन का तो हम सबको पता है, ऑक्सीजन की कहानी तो सबको सॉर्टेड पता है कि ये क्लोरोप्लास्ट से क्या हो जाएगी, बाहर डिफ्यूज हो जाएगी। लेकिन ये एटीपी और एनएडीपीएच का क्या सुना था आपने कि इन्हें यूज करोगे आप उन प्रोसेस में जो कि क्या करवाएंगे। कल के लेक्चर में बिल्कुल लास्ट में पढ़ा था आपने कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन, ये कैसी कार्बन डाइऑक्साइड है मैम? कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन, ठीक है, एंड सिंथेसिस ऑफ शुगर्स। ठीक है, यहां पर यूज करना था आपको इन्हें, यहां पर यूज करना था आपको इन्हें, क्योंकि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस का सिर्फ एक ही काम तो नहीं है ना कि ऑक्सीजन रिलीज, राइट? ये एक ही काम है क्या? ऑक्सीजन रिलीज जो है ये तो कैसे हुआ है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से, है ना, इसी से हुआ ये ऑक्सीजन रिलीज, तो ये तो हमने पढ़ लिया। लेकिन मैम अब ये जो एटीपी और एनएडीपीएच इस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से बने हैं, इन एटीपी और एनएडीपीएच को यूज किया जाएगा क्या करने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए और शुगर सिंथेसिस के लिए। ठीक है, समझ आई बात? ये जो एटीपी और एनएडीपीएच बने हैं इन्हीं को यूज किया जाएगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड एंड मोर एक्यूरेटली अगर आप कहो तो शुगर्स। ठीक है, फूड में क्या बनाएंगे ये? कोई हाँ पास्ता पिज्जा मैगी तो बनाएंगे नहीं, क्या बनाएंगे? शुगर्स बनाएंगे, राइट? शुगर्स बनाएंगे। क्लियर कहानी? तो भाई ये आपको समझना है आप कि ये कैसे होगा। कल के लेक्चर में आपने ये टर्म भी सुना था कि एक बायोसिंथेसिस होगा इनका, मतलब बायोसिंथेटिक फेज आएगी फोटोसिंथेसिस की, जिसमें ये दोनों प्रोसेसेस चलेंगी। दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये प्रोसेस जो है वो लाइट पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती, लेकिन इंडिपेंडेंटली भी आप नहीं कह सकते कि लाइट से ऐसा कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये बताओ कि लाइट रिएक्शन जो आपने कल पढ़ी है, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, लाइट की वजह से, लाइट रिएक्शन की वजह से जो एटीपी और एनएडीपीएच बने, इन्हीं से तो अब ये प्रोसेस चलेगी ना बायोसिंथेटिक फेज। ये बायोसिंथेटिक फेज इन्हीं की वजह से चलेगी ना।
तो मतलब डिपेंड तो करती है ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे, डायरेक्टली लाइट पे नहीं, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करती है। तो आप क्या कहोगे, दैट दिस फेज या दिस प्रोसेस, ठीक है, बायोसिंथेटिक फेज डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये डायरेक्टली लाइट की प्रेजेंस पे तो डिपेंड नहीं करती, बट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, लेकिन ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि NADPH, ATP, बिसाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर है क्या कहानी? सिंपल सिंपल। देखो कल वाला लेक्चर क्या पढ़ा था हमने, कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, PS1, PS2, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इतना सब कुछ हमने पढ़ा था। एट लास्ट हमने समझा था कि मैम कैसे ये जो बना है हमारा ATP और NADPH, ये आगे की जो अब नेट प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, अकेला ऑक्सीजन तो है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी फिक्स करनी है, शुगर भी बनाने हैं, तो बचा हुआ काम ये करके देंगे। तो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट ये दोनों, इन दोनों को यूज किया किसने, दूसरी फेज ने। कौन सी फेज ने, बायोसिंथेटिक फेज ने। क्लियर कहानी? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताया करो यार, कमेंट करने में इतना टाइम लगाते हो, ये कोई बात होती है? जल्दी से कमेंट करो, फटाफट से बताओ, स्पीड में बताओ, जल्दी बताओ, छू मंतर। चलो बढ़ते आगे भाई, इतनी कहानी तो मैम क्लियर। अब तुम सोच रहे होगे कि ये हम कैसे माने, ठीक है, फिर से वही बात कि हम कैसे मान ले, हाउ कैन दिस बी वेरीफाइड, कैसे वेरीफाई करें इस बात को? तो इट इज सिंपल, इट इज सिंपल, ठीक है, सिंपल डिम्पल। इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम्स अनअवेलेबल, जैसे ही लाइट अनअवेलेबल हो जाएगी, ठीक है, बायोसिंथेटिक प्रोसेस जो है वो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, एंड देन फिर से रुक जाएगी। एंड इफ देन लाइट इज मेड अवेलेबल द सिंथेसिस स्टार्ट्स अगेन, और फिर जैसे ही लाइट को अवेलेबल कराओगे आप, फिर से ये सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हो बात को, कि लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस के बाद जैसे ही, ठीक है, उसके जो प्रोडक्ट्स बनने थे वो बन गए, फिर जैसे ही लाइट एब्सेंट हुई, ठीक है, जिस वक्त लाइट अब अनअवेलेबल है, तो क्या कर देगा, बायोसिंथेटिक फेज को स्टार्ट कर लेगा। बायोसिंथेटिक फेज स्टार्ट कर ली, एक टाइम के बाद बंद हो जाएगी, प्रोडक्ट कभी तो खत्म होंगे, बंद हो जाएगी। जैसे ही लाइट फिर से अवेलेबल हुई, थोड़ी देर बाद वो प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो गई, क्योंकि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स फिर बन गए, है ना। तो इस तरीके से आप इसे वेरीफाई कर सकते हो। तो कैन वी हेंस से दैट कॉलिंग द बायोसिंथेटिक फेज एज द डार्क रिएक्शन? बताओ 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 बताओ, कह सकते हैं क्या इस बायोसिंथेटिक फेज को, क्या हम डार्क रिएक्शन कह सकते हैं क्या? बताओ, सोचो सोचो सोचो, क्योंकि हमने यही कहा था कि ऐसा नहीं है कि डार्क रिएक्शन का मतलब ये है कि वो एब्सेंस ऑफ लाइट में हो। हमारा मतलब ये था कि भाई जो डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड ना करे, तो ये भी तो डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं कर रही, तो क्या आप इसे डार्क रिएक्शन कहोगे? हाँ या ना, हाँ या ना, यस नो मे बी। क्या है आपका आंसर? जल्दी बताओ, क्या है आपका आंसर? ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? क्या है आपका आंसर? बताओ। यस, नो, मे बी। What is your answer? बताएं जल्दी से, What is your answer? कि जब आपने ये कहा था कि लाइट पर डायरेक्टली डिपेंड करने वाली लाइट ड्रिवन रिएक्शन को आप लाइट रिएक्शन कहोगे, और जो रिएक्शन लाइट पर डिपेंड नहीं कर रही होगी उसे आप डार्क रिएक्शन कह दोगे। ये बात तय हुई थी हमारे बीच, ठीक। अब ये रिएक्शन क्योंकि डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड नहीं कर रही है, उसके प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है, तो क्या आप इसे डार्क रिएक्शन कह सकते हो? यस, नो, मे बी। जल्दी बताएंगे आंसर। आप ही लोगों को बताना है भाई। जितनी भी बार अगर मैं इस तरीके से क्वेश्चंस रेज करती हूँ क्लास में, तो आंसर आपको ही देने हैं। बिल्कुल इस इंतजार में मत रहना कि मैडम बता देंगी। Let us now see how the ATP and NADPH are used
इन द बायोसिंथेटिक फेज। चलो फटाफट से देखते हैं कि कैसे इन ATP और NADPH को यूज किया जा रहा है इस बायोसिंथेटिक फेज में। We saw earlier that carbon dioxide is combined with H2O to produce CH2O and और sugars। ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से कंबाइन किया गया है, ठीक है, ये शुगर्स को बनाने के लिए। ये तो हमने वो जो एक पूरी रिएक्शन पढ़ी थी ना फोटोसिंथेसिस की, वहां पढ़ा था, जिसमें ये भी कहा गया था कि ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है जिसमें कई सारी स्टेप्स आएंगी, राइट, ये कहा गया था। आगे देखते हैं। तो इट वॉज ऑफ इंटरेस्ट टू साइंटिस्ट टू फाइंड आउट हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीडेड। अब साइंटिस्ट के लिए ये बड़ी ही इंटरेस्ट की बात है कि ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे की आखिर, और रादर व्हाट वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन CO2 इज टेकन इनटू रिएक्शन और फिक्स्ड। ठीक है, क्या वो सबसे पहली ऐसी प्रोडक्ट बनी होगी जब कार्बन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हुई? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में सबसे पहला वो स्टेप क्या रहा होगा, सबसे पहला वो प्रोडक्ट क्या बना होगा? ठीक, ये सारे क्वेश्चन साइंटिस्ट के माइंड में थे। फिर उन्होंने क्या किया, कोशिशें की, एक्सपेरिमेंट्स किए, राइट, क्या करने के लिए? उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए। यही करते हैं साइंटिस्ट। तो देखो क्या ढूंढे आंसर्स उन्होंने। जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू के बाद, अमंग द सेवरल एफर्ट्स टू पुट रेडियो आइसोटोप्स टू बेनिफिशियल यूज, द वर्क ऑफ मेल्विन कैल्विन इज एग्जाम्पलरी। मेल्विन कैल्विन की बात यहाँ पर हो रही है, याद रखना इनका नाम, इनके नाम से ही आपके अगले 2, 3, 4 लेक्चर जुड़े हुए हैं। किनके नाम से? मेल्विन कैल्विन के नाम से। किनके नाम से जुड़े हैं? मेल्विन कैल्विन के नाम से। मैम हमें तो याद आ भी गया कि इनसे क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पढ़नी है क्या? आपको पढ़नी है यहाँ कैल्विन साइकिल। किसके नाम पर? कैल्विन के नाम पर। ठीक, तो मेल्विन कैल्विन साइंटिस्ट का नाम है जिनकी यहाँ बात हो रही है, और कैल्विन साइकिल जो आप पढ़ते हो वो इन्हीं के नाम पर है। सी, तो इन्होंने बताया द यूज ऑफ रेडियोएक्टिव कार्बन बाय हिम इन एल्गल फोटोसिंथेसिस स्टडीज led to the discovery that first carbon dioxide fixation product was a 3 carbon organic acid। उन्होंने ये बताया, ठीक है, किसमें, कहां पर किया एक्सपेरिमेंट इन्होंने अपना? एल्गल फोटोसिंथेसिस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया यूज करके रेडियो एक्टिव कार्बन को, और बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का प्रोडक्ट है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने पे जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है, 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड है। 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड का मतलब, जैसे आपको यहां पर ये फॉर्मूला बताया गया है ना, ये देखो, ये CH2, तो इसमें यहां पर N की वैल्यू कितनी हो गई? 3, तभी तो ये क्या हो गया? C3, H कितना हो गया? 6, O कितना हो गया? बताने का भाई। N की वैल्यू यहां पर कितनी दे दी है इन लोगों ने आपको? कितनी दे दी है? 3, ठीक है। तो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि कुछ इस तरीके का, देखो ये कंपाउंड नहीं बना के बता रही हूं मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूं कि कह रहे हैं कि कुछ इस तरीके का 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड है। अब वो एग्जैक्टली कौन सा वाला है, फिर उसके बाद 6 कार्बन वाला कौन सा होगा, ये अभी आप रिएक्शन में देखोगे। ठीक, तो इट वाज ऑफ इंटरेस्ट, साइंटिस्ट ने बताया, पता करके कि ये जो रिएक्शन होगी इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट जो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का, वो होगा क्या? वो होगा एक 3 कार्बन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। He also contributed to working out the complete biosynthetic pathway। अब इन्होंने फिर अपना पूरा का पूरा ये biosynthetic pathway बताया। Hence it was called as Calvin cycle after him। और इसी को उनके नाम पर बेस्ड कैल्विन साइकिल कहा गया। क्या कहा गया इसे फिर? कैल्विन साइकिल कहा गया। बायोसिंथेटिक पाथवे इन्होंने जो सबसे पहला बताया, जिसमें 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड बनेगा, पहला स्टेप, ठीक है, सबसे पहला प्रोडक्ट। क्या कहोगे आप इसे? कैल्विन साइकिल कहोगे। कैल्विन साइकिल कहोगे। कैल्विन साइकिल में आप C3 साइकिल, C4 साइकिल ऐसे करके भी कुछ टर्म्स पढ़ोगे। देखना है आपको यहाँ पर कैसे वो जुड़े हुए हैं, पहले से मैं नहीं बताऊंगी, 1 by 1 सुनते चलोगे। The first product identified was 3-phosphoglyceric acid, और in short PGA।
ठीक है, सबसे पहला प्रोडक्ट जो इन्होंने यहाँ पर देखा वो क्या था, 3PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA, 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। कितने कार्बन इसमें होंगे, तो भाई 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड की बात कर रहे हैं। साइंटिस्ट ऑल्सो ट्राई टू नो वेदर ऑल प्लांट्स हैव PGA। अब साइंटिस्ट ने ये भी जानने की कोशिश की कि भाई ये तो एल्गल फोटोसिंथेसिस से पता कर रहे हो आप, क्या सारे प्लांट में PGA होता है, क्या सारे प्लांट में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है एज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में सबसे पहला प्रोडक्ट क्या सारे प्लांट में PGA ही बन रहा है, और वेदर एनी अदर प्रोडक्ट वाज फॉर्म्ड इन अदर प्लांट्स, कि क्या कोई दूसरे प्लांट में दूसरा प्रोडक्ट तो नहीं बनता, ये तो एल्गल की बात हो गई। तो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स, फिर कई सारी रेंज ऑफ प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए। ठीक है, और उससे ये समझ आया कि एक और ग्रुप ऑफ प्लांट है, एक और ग्रुप ऑफ प्लांट है, क्योंकि मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स भी पाए जा रहे थे जहां पर पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बन रहा था कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन से, वो फिर से एक ऑर्गेनिक एसिड तो था, लेकिन ये 4 कार्बन एटम्स वाला था। इसमें कितने थे, 3। ये कैसा है, ये 4 कार्बन एटम वाला बन रहा था। तो इससे क्या बना, एक अलग ही ग्रुप ऑफ प्लांट बन गया। एक ग्रुप ऑफ प्लांट C3 साइकिल वाले, ठीक है, C3 साइकिल वाले, जिसमें उनका जो पहला प्रोडक्ट बनेगा फॉर ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन वो बनेगा 3PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर जो दूसरे टाइप ऑफ प्लांट्स में बन रहा है वो ऐसा है जिसमें कि 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स वाला एक ये प्रोडक्ट है। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा, दिस एसिड वाज आइडेंटिफाइड टू बी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA। इसका क्या नाम दे दिया, इसको ऐसे लिख लो OAA। इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, 4 कार्बन एटम्स। इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, 4 कार्बन एटम्स। तो 3PGA और 4OAA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इन्हें क्या कह दोगे आप, इन्हें आप कहोगे क्या, देखो यहाँ पर, तो सिंस कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन ड्यूरिंग अ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन 2 तरीके से हो रहा है, तो वो प्लांट्स जहां पर पहला प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का एक C3 एसिड मतलब PGA बन रहा है, उन्हें आप कहोगे कि इनके पास कौन सा बायोसिंथेटिक पाथवे है, C3 पाथवे। ठीक है, इनके पास कौन सा पाथवे है, C3 पाथवे, इसे C3 साइकिल भी कहोगे। ठीक है, और जिनमें ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन रहा है उसे आप कहोगे C4 साइकिल। क्या कहोगे, C4 साइकिल कहोगे। ठीक है, क्या कहोगे आप इसे, दोज इन विच द फर्स्ट प्रोडक्ट वाज अ C4 एसिड OAA, दैट इज द C4 पाथवे। तो वो क्या बन जाएगा, C4 पाथवे बनेगा। These 2 groups of plants showed other associated characteristics that will discussed later। ठीक है, अब ये जो 2 ग्रुप ऑफ प्लांट है ना, ये और भी कई डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं जिन्हें हम 1 बाय 1 धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अभी तो आपको इतना समझ आ गया कि जो ATP और NADPH बनाए थे आपने पिछले लेक्चर में, ठीक है, पूरा पिछले लेक्चर से वापस से यहाँ तक के पढ़े हुए बात पर आते हैं, फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं। क्या पढ़ा हमने कि प्रीवियस लेक्चर में मैम जो ATP और NADPH बना था, ठीक है, उसको हमें कहाँ यूज करना था, यूज करना था उसे हमें कहाँ पर यूज करना था, इसे हमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन और शुगर्स के प्रोडक्शन में। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से हो जाएगा। ठीक है, अब मैम उससे जो ATP और NADPH बना उसे हम यहाँ लेकर आए और हमने कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन को स्टार्ट कराया। तो एक साइंटिस्ट थे कैल्विन मेल्विन, इन्होंने बताया अपने एक्सपेरिमेंट से कि ये क्या कैसे हो रहा है। हाँ, एक चीज और इन्होंने कही कि जो आप अभी तक स्प्लिटिंग ऑफ वाटर पढ़ के आए हो वो कंप्लीटली लाइट ड्रिवन रिएक्शन है, लाइट के बिना वो नहीं हो सकती, लाइट एब्जॉर्ब किए बिना वो प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी ना, एंड होगी। तो मैम वो तो लाइट रिएक्शन कहला गई। ये वाली जो प्रोसेस है आपकी बायोसिंथेटिक पाथवे या बायोसिंथेटिक प्रोसेस या फेज, ये क्योंकि कंप्लीटली लाइट ड्रिवन नहीं है, ये कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन लाइट नहीं है, लेकिन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। ये क्या बन गई आपकी डार्क रिएक्शन। अब इस बायोसिंथेटिक फेज में भी आपसे ये कहा
कि एक बार कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का कुछ ग्रुप ऑफ प्लांट्स में ये पैटर्न है कि एक उनमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है। अब जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है मैम, 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड जो बनता है 3 कार्बन एटम वाला, ये है क्या, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट को आप C3 प्लांट कहोगे। इसमें जो साइकिल चलेगी अंदर पूरी, उसे आप C3 साइकिल कहोगे, और इस फेज को आप C3 फेज कहोगे। ठीक है, क्या कहोगे, कौन सी फेज है ये, C3 फेज है। बायोसिंथेटिक फेज को आपने 2 में डिवाइड कर लिया, ठीक है, C3 फेज और C4। ठीक, अब बात करें अगर हम C4 की, तो C4 की कहानी में क्या होगा। C4 की कहानी में मैम जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करते हैं ये वाले ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ये क्या करते हैं, सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो बनाते हैं ये 4 कार्बन एटम वाला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन एटम वाला। ठीक, इसे आप C4 साइकिल कहोगे। इसके अंदर जो पूरा पाथवे होगा ये क्या कहलाएगा, C4 पाथवे कहलाएगा। ठीक, और बायोसिंथेटिक पाथवे। क्लियर है इतनी कहानी, जल्दी बताओ। C3 पाथवे, C4 पाथवे, इतना ही अभी तक हमने समझा। अब आगे समझते हैं कि भाई ये पाथवे चलेंगे कैसे, साइकिल कैसे चलेगी, क्या कहना है इसे। ठीक है, कौन से ग्रुप ऑफ प्लांट और कौन कौन सी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएंगे C3 प्लांट और C4 प्लांट। चलिए देखें आगे। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड तक याद रखना। अब देखो, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोसेस को पढ़ने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कौन करता है, जैसे ही वो कहानी में एंटर करता है। Let us now ask ourselves a question that was asked by the scientist, जो साइंटिस्ट पूछते हैं, who was struggling to understand the dark reaction, जो डार्क रिएक्शन को समझने के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे थे, इतने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। उन्होंने ही सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा कि भाई ये क्या है। ठीक है, how many carbon atoms would a molecule have which after accepting, मतलब fixing carbon dioxide would have 3 carbons of PGA। साइंटिस्ट सबसे ज्यादा जिस क्वेश्चन से स्ट्रगल कर रहे थे वो यही था कि कितने कार्बन एटम्स एक मॉलिक्यूल में होने चाहिए, ठीक है, जो कि क्या करेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने के बाद उसके पास कितने बचे, उसके पास बचे 3 कार्बन, किसके, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। ठीक है, how many carbon atoms would a molecule have which after accepting, मतलब fixing carbon dioxide would have 3 carbons of PGA। कितने मॉलिक्यूल उसमें होने चाहिए, कितने कार्बन एटम उस मॉलिक्यूल में होने चाहिए। ठीक है, ये बड़ा सा एक क्वेश्चन था जो साइंटिस्ट के सामने था कि अब इसका कैसे आंसर निकालें। कितने कार्बन एटम उस मॉलिक्यूल में हो कि वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करके हमें 3 कार्बन वाला ऑर्गेनिक एसिड दे दे, उसमें खुद में कितने होने चाहिए। तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली ये समझ में आया। क्या अनएक्सपेक्टेड सा रिजल्ट मिला, ध्यान देना। इस स्टडी पर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा आंसर मिला कि जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वो एक 5 कार्बन कीटोस शुगर है जिसे आप राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट RUBP कहते हो, जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। ठीक है, जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि एक 5 कार्बन एक्सेप्टर, ठीक है, एक 5 कार्बन वाला एक्सेप्टर कैसे फर्स्ट बाय प्रोडक्ट में 3 कार्बन वाला एक कोई एसिड बना के दे रहा है। ये काफी अनएक्सपेक्टेड था साइंटिस्ट के लिए जानना समझना कि हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा भी यही जा रहा है कि क्या आप ऐसी कोई पॉसिबिलिटी को जान सकते हो। डिड एनी ऑफ यू थिंक ऑफ दिस पॉसिबिलिटी, क्या आपने कभी भी सोचा था, मतलब आप खुद भी जब इस चीज को सोच रहे थे, जैसे हम फ्लो में आए लेक्चर के, तो आप भी कभी सोच सकते हो क्या कि जब हम देख रहे हैं यार कि हमें 3 कार्बन एटम वाला चाहिए मॉलिक्यूल, तो फिर वो 5 कार्बन एटम से कैसे बन रहा है, राइट। तो साइंटिस्ट के लिए भी भाई ये थोड़ा सा शॉकिंग था, थोड़ा सा अनबिलीवेबल था, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कुछ कंक्लूजन निकल कर आया।
The scientists also took a long time and conducted many experiments to reach this conclusion. ठीक है, उन्होंने भी काफी टाइम तक इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि यार ये कैसे हो रहा है, तो उन्होंने भी बढ़िया टाइम लिया अपना, प्रॉपर कई सारे एक्सपेरिमेंट कर करके, वेरीफाई कर करके, क्रॉस चेक कर करके, फिर एक्सेप्ट किया कि नहीं यार यही है, RUBP मतलब RUBP है ये, ठीक है, 5 कार्बन एटम वाला ये है, तो यार कीटोस शुगर मानना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर उन्होंने माना, दे ऑल्सो बिलीव्ड, ठीक है, दे ऑल्सो बिलीव दैट सिंस द फर्स्ट प्रोडक्ट वाज अ C3 एसिड, भले पहला प्रोडक्ट जो है वो C3 एसिड है, लेकिन जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो क्या है, वुड बी अ 2 कार्बन कंपाउंड। दे स्पेंट मेनी इयर्स ट्राइंग टू आइडेंटिफाई अ 2 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, उन्होंने काफी साल लगा दिए इस 2 कार्बन कंपाउंड को ढूंढने में कि मिल तो जाए एक बार, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर है उसे 2 कार्बन कंपाउंड होना चाहिए जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर ले और उसके 3 कार्बन हो जाए, है ना, राइट, बिल्कुल सिंपल सा मैच लगा रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। तो बिफोर दे डिस्कवर्ड 5 कार्बन RUBP, उससे पहले उन्होंने कई साल अपने बर्बाद करे थे, बर्बाद तो खैर कुछ नहीं होता, तो इन्होंने काफी वक्त अपना दिया था इस चीज के ऊपर कि एक 2 कार्बन कंपाउंड मिल जाए हमें एज एन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, पर मिला नहीं। मिला कौन, RUBP, कैसा था, 5 कार्बन कीटोज शुगर, ठीक है, यही मिला, नहीं मिला कोई 2 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। और फिर जब फाइनली प्रूवन हो गया कि यही है प्राइमरी एक्सेप्टर RUBP, ठीक, तो फिर उसके बाद से शुरू हुई, फुल फॉर्म याद रखना, राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट, ठीक है, राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट RUBP, 5 कार्बन पेंटोज शुगर, कीटोज शुगर, ठीक। शुरू करते हैं कहां से, केल्विन साइकिल से, आ जाओ, केल्विन साइकिल से शुरू करते हैं, मेल्विन केल्विन की साइकिल से शुरू करते हैं। केल्विन और उनके कोवर्कर्स ने फिर पूरे के पूरे पाथवे पे काम किया, एक काम करते हैं पूरा पाथवे ही बना लेते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि पाथवे जो है वो बढ़िया एक साइक्लिक मैनर में चल रहा है, ठीक है, द RUBP वॉज रीजनरेटेड, ये RUBP जो है ना वो रीजनरेट हो जाता है, साइक्लिक वे में चल रहा है, इसका मतलब RUBP से शुरू हो रही है कहानी, राइट, ये क्या है, ये प्राइमरी एक्सेप्टर है ना, कहानी यहीं से शुरू हो रही है, तो अगर RUBP से शुरू हो रही है कहानी तो ये वापस से रीजनरेट हो रहा है, तभी तो जो आप कह रहे हो कि मैकेनिज्म साइक्लिक वे में चल रहा है, बिल्कुल सही बात मैम। तो लेट अस नाउ सी how the Kelvin pathway operates and where the sugar is synthesized। चलो देखते हैं कि कैसे Kelvin pathway चलता है और कहां पर शुगर सिंथेसाइज होती है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन से कैसे शुगर सिंथेसाइज होती है, कैसे ये Kelvin pathway चलता है, फटाफट से देखते हैं, ठीक है। चलो देखें क्या Kelvin साइकिल का मैकेनिज्म, देखें क्या, शुरू करें क्या, बोलो ना, पब्लिक बोलती क्यों नहीं, चलो कमेंट करो जरा फटाफट से, देखेंगे भाई। लेट अस एट द आउटसेट अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली that the Kelvin pathway occurs in all photosynthetic plants। Kelvin pathway सारे photosynthetic plants में होता है। It doesn't matter whether they have C3 or C4 or any other pathway, ठीक है, कि उनमें C3 पाथवे है या C4 पाथवे है, ठीक है, वो चाहे PGA बनाए चाहे वो OAA बनाए, लेकिन पाथवे कैल्विन पाथवे सब में होता है, ठीक। कैल्विन पाथवे तो हर फोटोसिंथेटिक प्लांट में होता ही है मैम, मना नहीं कर सकता कोई, ठीक है। फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कैल्विन साइकिल कैन बी डिस्क्राइब्ड अंडर 3 स्टेजेस, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन ऑफ RUBP, ठीक है। हम इसे 3 फेज में या 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड इज रिडक्शन, थर्ड इज रीजनरेशन, ठीक है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, 3 स्टेजेस में आप इसे डिवाइड करते हो, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हो। देखो दिख रही क्या तीनों स्टेजेस, कहाँ दिख रही मैम, ये दिख रही, ये दिख गई मैम, दिख गई, अरे मजा आ गया, मिल गई, बोले तो ये रही फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, ये रही सेकंड रिडक्शन, ये रही थर्ड रीजनरेशन,
ठीक, ये है 3 स्टेजेस। किसकी तीनों स्टेजेस? तीनों स्टेजेस ऑफ केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में C3 हो चाहे C4 हो, ठीक है, ये केल्विन साइकिल तो सब में है। तो केल्विन साइकिल को आपने इस तरीके से क्या कर दिया? स्टेजेस में तोड़ दिया। ठीक, देखो कार्बोक्सिलेशन, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके, ठीक, ये देखो ये एक्सेप्टर राइब्यूलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, ठीक है, कार्बोक्सिलेशन। फिर इसने क्या किया? 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनाया, फिर रिडक्शन हुआ, फिर ट्राइफॉस्फेट बना, ठीक है, फिर रीजनरेशन हुआ किसका? इसी RUBP का। शुगर तो यही बन चुकी थी, शुगर तो यही बन चुकी थी रिडक्शन से ही। ठीक, अब इस प्रोसेस को इतनी आसानी से खत्म नहीं करने वाले अपन, इस प्रोसेस को इतनी आसानी से खत्म नहीं करने वाले अपन, अभी तो शुरुआत हुई है भाई। देखो जरा आगे आगे देखो होता है क्या। कार्बोक्सिलेशन से स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 हर एक स्टेप से स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलो देखते हैं कार्बोक्सिलेशन इसमें क्या होगा। It is the fixation of carbon dioxide into a stable organic intermediate. कार्बन डाइऑक्साइड का एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट में फिक्सेशन इज कार्बोक्सिलेशन। क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब हुआ मैम इस बात का? देखो, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू अ स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेशन। समझ आई क्या बात? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट में फिक्सेशन कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। क्लियर है इतनी कहानी? कार्बन डाइऑक्साइड का एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट में फिक्सेशन कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल। ये कार्बोक्सिलेशन ही क्या है? केल्विन साइकिल की सबसे क्रूशियल स्टेप है। ठीक है, ये कार्बोक्सिलेशन ही आप जो केल्विन साइकिल पढ़ रहे हो इसकी सबसे, ठीक है, सबसे क्रूशियल स्टेप है, जहां पर, ठीक है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज किया जाता है RUBP के कार्बोक्सिलेशन के लिए, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज किया जाता है RUBP के कार्बोक्सिलेशन के लिए। इस कार्बोक्सिलेशन से होगा क्या? इस कार्बोक्सिलेशन से होगा क्या? This reaction is catalyzed by the enzyme RUBP। इस रिएक्शन को कौन सा एंजाइम कैटेलाइज करता है? एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज। देखो, जो रिएक्शन करानी होती है एंजाइम का नाम वैसा ही होता है, बस लास्ट में लगा होता है एज। ठीक है, तो रिएक्शन क्या करानी है? कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP। एंजाइम क्या हो जाएगा? RUBP कार्बोक्सिलेज, which results in the formation of 2 molecules of 3-PGA। क्या होगा इससे? इससे बनेंगे 3-PGA के 2 मॉलिक्यूल। क्या मतलब हुआ मैम इस बात का? समझते हैं भाई क्या मतलब हुआ इस बात का? देखो, ये जो आपकी गुत्थी थी ना कि ये 3 कार्बन एटम वाला मॉलिक्यूल एसिड बनेगा कैसे, वो गुत्थी यहीं से सुलझेगी। ठीक है, यहीं से सुलझेगी। चलो स्टार्ट करते हैं अब इस बात को समझना कि मैम ये 5 कार्बन वाले RUBP ने 2 मॉलिक्यूल कैसे बना दिए 3 कार्बन वाले PGA के? कैसे हो गया ये? चलो समझते हैं। Since this enzyme also has oxygenation activity, it would be more correct to call it RUBP carboxylase oxygenase। ठीक है, अब क्योंकि ये ऑक्सीजनेशन भी कर रहा है, ठीक है, इसकी एक्टिविटी ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी भी है, तो आप इसे मोर परफेक्टली क्या कहोगे? आप इसे मोर परफेक्टली कहोगे, ठीक है, सिर्फ RUBP कार्बोक्सिलेज नहीं कहोगे इस एंजाइम को, अब आप कहोगे इसे RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। इसलिए इसे आप ऐसे बोलते हो रुबिस्को। ठीक है, ये रुबिस्को वर्ड जो आया वो कहां से आया? RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, क्लियर कहानी? RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज आपने इसी को कहा है, सेम चीज है। अब यहां पर अपन बात करते हैं आगे। क्या हो गया एकदम से? कैसे इसने 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA बनाए? ठीक है, ये देखना है रिएक्शन में आपको। सेकेंड स्टेप इसका आपने क्या देखा था? ऑक्सीजनेशन, कार्बोक्सिलेशन के बाद रिडक्शन। ठीक, सेकेंड स्टेप पे आते हैं अपन, इसका फिर देखेंगे ये पूरा फॉर्मेशन। ठीक है, रिडक्शन में क्या होगा? These are a series of reactions that led to the formation of glucose। ये पूरी ना सीरीज ऑफ रिएक्शंस है। रिडक्शन क्या है? सीरीज ऑफ रिएक्शन है जिससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ है। कौन सी सीरीज ऑफ रिएक्शन?
द स्टेप्स इन्वॉल्व, क्या क्या स्टेप्स आएंगे इसमें? यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फॉर फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन के लिए एटीपी के 2 मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज करेंगे, फॉस्फोराइलेशन के लिए एटीपी के 2 मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज करना, एंड देन 2 NADPH फॉर रिडक्शन पर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फिक्स्ड, ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए कितने? 2 NADPH चाहिए और 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी चाहिए फॉर फॉस्फोराइलेशन। इतना यूटिलाइजेशन इस स्टेप में हुआ, ठीक है, इन स्टेप्स में हुआ एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए। द फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and 6 turns of the cycle are required for the formation of 1 molecule of glucose from the pathway। इस बात से आपको ये समझ में आया कि ऐसे, ठीक है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को फिक्स करने की जरूरत आपको पड़ेगी, और ऐसी, ठीक है, ये तो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फिक्स करने की साइकिल है, ऐसी आपको 6 साइकिल्स की नीड होगी, ठीक है। 6 टर्न्स ऑफ दीज साइकिल्स आर रिक्वायर्ड, ताकि आप बना सको क्या? एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि ये कैसा है? ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये कैसा है? ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो आप इस पाथवे से अगर 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज को बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना पड़ेगा, 6 टर्न्स ऑफ इन साइकिल्स को आपको रिपीट करना पड़ेगा। समझ आई ये नीड? ये नीड समझ में आई कि अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए आप कितने ले रहे हो? NADPH2, ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। अब इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लोगे 6 से, क्योंकि 6 साइकिल्स चल रही हैं, तो ओवरऑल कितने NADP गए, कितने ATP गए, जरा करना मल्टीप्लाई। बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 बोले तो कितना, ठीक है। चलो अब आ गए हम किधर? थर्ड स्टेप पे। जो हमने थर्ड स्टेप देखा था इसका रीजनरेशन। रीजनरेशन कैसे होगा इस कार्बन डाइऑक्साइड का? रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RUBP। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है आपका RUBP, ये आप फिर से रीजनरेट करोगे। कैसे? ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इफ द साइकिल इज टू कंटिन्यू अनइंटरप्टेड, ठीक है। अगर साइकिल जो है वो अनइंटरप्टेडली बिल्कुल चलती ही रहे, चलती ही रहे, चलती ही रहे, चलती ही रहे, तो ये जो रीजनरेशन है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल का RUBP का, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। रीजनरेशन स्टेप को चाहिए क्या? एक ATP, ठीक है, फॉर फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म RUBP। इस रीजनरेशन स्टेप में रिक्वायरमेंट है किसकी? 1 ATP की, ठीक है। रीजनरेशन स्टेप्स रिक्वायर 1 ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म RUBP। एक RUBP बनाने के लिए एक ATP की जरूरत यहाँ पर आपको रीजनरेशन प्रोसेस में है। नीड्स आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। किस फिक्सेशन के लिए क्या क्या नीड है ये आपको समझ में आ गया कि कार्बोक्सिलेशन में क्या नीड है, ठीक है, रिडक्शन में क्या नीड है और रीजनरेशन में क्या नीड है। ये सारी नीड समझ में आई। आप देखते हैं इसका सबका कंक्लूजन, इसकी पूरी समरी, इसका सम अप करके आप क्या निकालोगे रिजल्ट। तो हेंस फॉर एवरी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, मतलब हर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए जो कि केल्विन साइकिल में एंटर कर रहा है, आपको 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP चाहिए और 2 ऑफ NADPH आर रिक्वायर्ड, ठीक है, 2 ऑफ NADPH आर रिक्वायर्ड। It is probably to meet this difference in number of ATP and NADPH used in dark reaction that the cyclic phosphorylation take place. To make 1 molecule of glucose, 6 turns of the cycle are required. एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए आपको ऐसी साइकिल की 6 टर्न्स की जरूरत है। देखो इससे पहले आपने बोला था कि आपको 2 NADPH चाहिए, 2 ATP चाहिए, लेकिन अब आपने ऐड कर दिया एक ATP किसका? रीजनरेशन में भी आपको ATP चाहिए ना, तो आपने वो वाला ATP भी ऐड कर दिया कि हमें जब RUBP को रीजनरेट करना पड़ेगा तो भी हमें एक ATP चाहिए होगा। तो इन मतलब टोटल आपको पूरा कितना चाहिए? आपको चाहिए 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। और ऐसी साइकिल आपको कितनी रिपीट करनी पड़ रही है? क्योंकि इस साइकिल से तो सिर्फ एक ही कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहा है, सिर्फ एक ही कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फिक्स हो रहा है इस साइकिल से। आपको ऐसी 6 साइकिल्स चाहिए ताकि आप 6 कार्बन वाला ग्लूकोज बना सको, एक मॉलिक्यूल, ठीक है, एक मॉलिक्यूल बना सको, ठीक। ऐसी 6 टर्न्स आपको चाहिए। तो इस बात से ये समझ में आएगा
इस बात से ये समझ में आएगा कि वर्कआउट हाउ मेनी एटीपी और एनएडीपीएच, मैंने कहा था ना कैलकुलेट करो, तो जरा पता लगाओ कि कितने एटीपी और एनएडीपीएच मॉलिक्यूल आपको चाहिए होंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए थ्रू द कैल्विन पाथवे. It might help you to understand all of this if we look at what goes in and what comes out of the Calvin cycle. इसका आप कैसे टोटल वैल्यू निकालोगे जब आपको ये पता हो कि कैल्विन साइकिल में आप कितना पुट करते हो, कितने एटीपी यूज हो जाते हैं और कितने बनते हैं, है ना, कितना वो इनटेक करता है और कितना आउटपुट देता है. ये दोनों चीजें जब आपको पता होंगी तभी आप ये टोटल निकाल पाओगे कि कैल्विन पाथवे में कितने मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज हो रहे हैं, कितने एनएडीपी की रिक्वायरमेंट है ना, सब कुछ यहीं से पता चलेगा. तो अगर हम इन देखें कि कैल्विन पाथवे में हम इनपुट क्या क्या देते हैं, अगर हम इन देखें कि हम कैल्विन पाथवे में, कैल्विन साइकिल में क्या क्या इनपुट देते हैं, तो देखो 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 18 एटीपी, ये क्या हुआ है, ये वाई में कैसे बदल गया, एडीपी, ठीक, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 18 एडीपी और 12 एनएडीपीएच. ठीक है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 18 एडीपी और 12 एनएडीपीएच, ये है आपको इनपुट देने वाला मटेरियल कि आपको इतनी सामग्री ले जाकर देनी है और फिर उससे आपको मिलेगा क्या, एक ग्लूकोज मिलेगा, 18 एडीपी मिलेंगे और 12 एनएडीपी मिलेंगे. ठीक है, क्लियर है इतनी कहानी सभी को, क्लियर है इतनी कहानी सभी को. इसको ठीक से करने दो यार, ये एटीपी था, यहाँ पर क्या हो रहा है ये अभी ठीक है, चलो अभी ठीक है. तो इन एंड आउट देखा आपने इस साइकिल में, पूरे कैल्विन पाथवे में जितना मटेरियल आप दोगे, ठीक है, जहां जहां पर जिस भी स्टेप में हो रहा है, पर हम इन टोटल बात कर रहे हैं, हम इन टोटल बात करें कि इन टोटल हमने कितनी चीजें हमें यहाँ पर इनपुट में दी और क्या हमें आउटपुट मिला. ठीक, चलो तो क्लियर है भाई इतनी कहानी, इन एंड आउट, इन एंड आउट क्लियर है वैल्यूज. ठीक, 6, 18, 12, 1, 18 एंड 12. ठीक है, 6, 18, 12, 1, 18 एंड 12. लेकिन किसकी कहानी है ये याद रखना, कहाँ एटीपी, कहाँ एडीपी, कहाँ एनएडीपीएच, कहाँ एनएडीपी, ये याद रख लेना. चलो अब एक बार जरा फटाफट से साइकिल देख लो और डन है आपका आज का लेक्चर. आ जाओ फटाफट से. ये देखो, ये रहा आपका RUBP. कौन है ये है मैम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर. ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, कहां से, एटमॉस्फेयर से. ये देखो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया, वाटर को एक्सेप्ट किया, कार्बोक्सिलेशन किया, बना दिया क्या, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, बना दिया 3-फॉस्फोग्लिसरेट. अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी बात खत्म नहीं हुई है. फिर आई सेकेंड स्टेप ऑफ रिडक्शन. यहां पर एटीपी, एनएडीपीएच, ठीक है, कंज्यूम हुए. एक साइकिल में तो इतना कंज्यूम हो गया, ठीक है, कंज्यूम हुए, कन्वर्ट हो गए किस में, एडीपी और एनएडीपी प्लस में. फिर क्या हुआ मैडम, फिर बन गया ट्रायोज फॉस्फेट. ठीक है, सुक्रोज, स्टार्च, सारे, ठीक है, 3 कार्बन वाले शुगर्स, ठीक है, 3 कार्बन वाले शुगर्स, ट्रायोज फॉस्फेट बन गए, सारे बन गए मैडम, 3 कार्बन वाले बन गए. अब करना है क्या, इस RUBP को रीजनरेट. थर्ड स्टेप यही कहती है, इसमें भी यूज करते हैं हम एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी. ठीक है, होता है रीजनरेशन, बन जाता है हमारा RUBP, फिर से RUBP फिर से बन जाता है. क्लियर है क्या कहानी, बन गया ये एक बार फिर से. इस तरीके से ये साइक्लिक वे में चलेगा आपका क्या, पूरा का पूरा पाथवे. ठीक है, पाथवे चलेगा इस तरीके से साइक्लिक वे में. क्लियर है कहानी, बताओ जल्दी से बताओ. कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, रिडक्शन एंड रीजनरेशन. आज की कहानी में देखो, एक बार अगर शुरुआत से देखोगे तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर ही फाइंड आउट किया है कि ये एटीपी एनएडीपीएच को यूज कैसे किया, केल्विन साइकिल में किया, जहां भी किया, जैसे भी किया, जितने को यूज किया, आपने बस यही पढ़ा है. ठीक, समझ आई भाई आज की साइकिल वाली लेक्चर. ठीक है, अगर आ गई है तो फटाफट से कमेंट करके बता दो कि यस मैम आ गई है.
अगर नहीं समझ आई है तो क्यों नहीं आई है, क्या डाउट है, कौन सा टॉपिक समझ नहीं आया है, वो भी कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, अगर इससे पहले कोई भी लेक्चर आपने मिस कर दिया है, स्किप कर दिया है या रह गया है पढ़ना, तो अभी भी पढ़ सकते हो। सारा का सारा मटेरियल अवेलेबल है अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहां पर मुस्कान मैम के रिकॉर्डेड लेक्चर्स की प्लेलिस्ट खोलो, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे विद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। इसके अलावा अगर आपने अभी तक ई बुक्स एंड ई नोट्स को अवेल नहीं किया है तो किसका इंतजार कर रहे हो, लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दिख रही है ना, फटाफट से जाओ अवेल कर लो। ठीक है, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ, और आ जाओ फिर से पढ़ने के लिए कल मेरे साथ इसी चैप्टर के नए टॉपिक को। ठीक है, तो मिलते हैं कल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।